कहानी में लालचंद नाम का व्यक्ति अपने स्वार्थ और लालच के लिए दूसरों की मेहनत और ईमानदारी की कद्र नहीं करता। वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। वहीं उसके आसपास के लोग ईमानदारी और परिश्रम से जीवन यापन करते हैं। कहानी ये संदेश देती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को सुख और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला अंततः नुकसान उठाता है। बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो सेठ लालचंद के यहां लकड़ी काटने का काम करता था। बदले में सेठ लालचंद उसे कुछ पैसे देते थे, जिनसे किसी तरह उसके परिवार का गुजारा होता था। एक सुबह रामू ने कहा, सुमन, मैं काम पर जा रहा हूं। आज देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुमन बोली, जी मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर ने स्कूल की फीस लाने को कहा है। रामू ने चिंतित होकर कहा, हां, पर मैं कहां से दूं फीस? जो तनख्वाह मिलती है उसमें मुश्किल से घर चलता है। सुमन बोली, अजी, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूं। आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? दिन ब दिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है। अब इतनी कम तनख्वाह में घर कैसे चलेगा? ठीक है, आज ही मैं सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। रास्ते में उसका साथी हरिया बोला, अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, आज भी सेठ लालचंद कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। वो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। कह रहा था कि जो 200 रुपए उधार लिए थे, उनका ब्याज 1000 रुपए हो गया है। रामू बोला, हाँ हरिया भाई, तुम ठीक कहते हो। ये सेठ लालचंद बड़ा चालाक और लालची आदमी है। हमसे दुगुना काम करवाता है और बदले में आधे पैसे देता है। हरिया ने कहा, हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बस 2 दिन की छुट्टी ली थी, वो भी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। रामू ने मन ही मन कहा, हे भगवान, बस इस बार सेठ जी पूरी पगार दे दे, ताकि बच्चों की स्कूल की फीस भर सकूं। सभी लकड़हारे अपने अपने काम में लग गए। काम खत्म होने के बाद वे सब सेठ लालचंद के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब हमारी तनख्वाह दे दीजिए। सेठ लालचंद बोला, देखो भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माल अभी बिका नहीं है, सब गोदाम में पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। रामू ने निवेदन किया, पर सेठ जी, हमारे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। सेठ लालचंद ने हुक्मी लहजे में कहा, अरे कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेचारे लकड़हारे निराश मन से अपने घर लौट आए। सुमन ने पूछा, अजी क्या हुआ, इस बार कितनी पगार मिली? रामू बोला, अभी पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में मिल जाएगी। सुमन चिंतित होकर बोली, पगार नहीं मिली? बच्चों की फीस भरनी है। आज स्कूल टीचर ने साफ कहा है कि अगर कल फीस नहीं दी गई तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब बताइए क्या करें? रामू ने भारी मन से कहा, सुमन, ये सेठ जी कभी समय पर पैसे नहीं देते। अब हमारे पास इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बस 2 दिन और देख लेते हैं। 2 दिन बीत गए,
2 दिन बाद सेठ लालचंद ने सबको बुलाकर पगार दी। हरिया, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार, सेठ जी बोले। हरिया ने पैसे गिने। सेठ जी, ये तो बस 2,000 रुपए है, मैंने तो 3,000 रुपए तक का काम किया था। सेठ लालचंद ने कहा, हां, काम किया है, लेकिन तूने बीच में 1 घंटा आराम भी किया था, ये उसी का हिसाब है। हरिया बोला, पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम करने पर 3,000 रुपए मिलेंगे, और मैंने पूरे 8 घंटे काम किया। सेठ जी गरज कर बोले, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा। 2,000 रुपए चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप पैसे रख लेता है। फिर सेठ लालचंद ने रामू को बुलाया। रामू, ये लो तुम्हारे 2500। रामू ने हैरानी से पूछा, सेठ जी, मेरे तो पूरे 3,000 रुपए बनते हैं, मैंने कोई छुट्टी नहीं की, ना ही कोई काम अधूरा छोड़ा, मैंने तो सब समय पर पूरा किया है। सेठ लालचंद बोला, हां, पर इस बार बाजार में लकड़ी के दाम बहुत सस्ते हो गए हैं, इसलिए तुम्हें भी कम पगार मिलेगी। जब दाम बढ़ेंगे तब देखेंगे। रामू ने विनती की, सेठ जी, बात तो 3,000 रुपए की हुई थी ना, अब 2,500 रुपए में घर कैसे चलाऊं? बच्चों की फीस भी भरनी है, कृपया इस बार पूरी पगार दे दीजिए। सेठ लालचंद ने कठोर स्वर में कहा, 2,500 ही मिलेंगे, अगर मन नहीं है तो कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारे रामू के पास भी उन पैसों को लेने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। वो चुपचाप 2,500 रुपए लेकर घर लौट आया। अरे भाई, ये सेठ लालचंद तो एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारा पैसा अपनी जेब में भर लेता है और बहाना बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, किसी दिन हम गरीबों की हाय इसे जरूर लगेगी। रामू बोला, नहीं हरिया, ऐसे मत कहो, आखिर वही तो हमारे अन्नदाता है, उन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है। हरिया ने झुंझलाकर कहा, अन्नदाता? किस बात के अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं, पूरे महीने मेहनत करो और बदले में बस 2,000 रुपए, इसमें घर कैसे चलेगा? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। रामू बोला, और कर भी क्या सकते हैं हरिया, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम आता ही नहीं। अगर कुछ और करना भी चाहे तो उसके लिए पैसे कहां से लाएं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यही सेठ लालचंद ही सहारा है। दोनों कुछ देर बात करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। सुमन ने दरवाजा खोलते ही पूछा, जी, आ गए आप? कितनी पगार मिली इस बार? रामू ने थके हुए स्वर में कहा। सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए ही दिए हैं। सुमन बोली, क्या? सिर्फ 2,500 रुपए? इसमें घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस ही 1,000 रुपए की है, बाकी 1,500 रुपए में क्या क्या करेंगे? राशन, सब्जी, तेल, कुछ भी तो नहीं बचेगा। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं क्या करूं सुमन? जो मिला है उसी में गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देख लूंगा। सुमन नाराज होकर बोली, आप क्या देख लेंगे? आपने सेठ जी से पूरे पैसे मांगे भी नहीं, हर बार ऐसे ही टाल देते हैं। रामू बोला, नहीं सुमन, मैंने कहा था उनसे, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया। बोले, लेना है तो ले लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। फिर कुछ सोचते हुए रामू बोला, मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां दिन का काम खत्म होने के बाद किसी दूसरी जगह थोड़ा काम किया करूंगा, ताकि कुछ ज्यादा आमदनी हो जाए। आज ही काम के बाद निकलूंगा और देखूंगा कि कहाँ काम मिल सकता है। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है। जैसा उसने कहा था, सेठ लालचंद के यहां काम खत्म करने के बाद वो काम की तलाश में गांव भर में निकल पड़ता है।
रामू पूरे गांव में घूम घूम कर काम ढूंढता है। वो दुकानों पर जाता है, लोगों से पूछता है, भाई साहब, कहीं कोई काम मिल सकता है क्या? लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। कोई कहता, अभी तो आदमी पूरा है, तो कोई कहता, अगले महीने आना। कई घंटे भटकने के बाद थक हार कर रामू वापस लौटने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि बहुत सारे भैंसों का झुंड तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। ये देखकर रामू घबरा जाता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है और पास ही एक गुफा देखता है। वो बिना देर किए गुफा के अंदर भाग जाता है और वहीं छिप जाता है। कुछ देर बाद जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तो रामू राहत की सांस लेता है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो मैं तो कुचला ही जाता। रामू मन ही मन सोचता है। फिर उसकी नजर गुफा के एक कोने में रखी हुई एक टोकरी पर पड़ती है। अरे, ये कैसी टोकरी यहां पड़ी है? गुफा में कोई नहीं दिख रहा। इसे घर ले जाऊंगा, सामान रखने में काम आ जाएगी, रामू सोचता है। लेकिन जैसे ही वो टोकरी को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आती है, रुको, इसे मत छूना, दूर हट जाओ। ये आवाज सुनकर रामू डर जाता है और झट से पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक तेज प्रकाश फैलता है और उसमें से एक व्यक्ति या कोई रहस्यमयी आकृति प्रकट हो जाती है। वो गंभीर स्वर में पूछता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? रामू घबराकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी हो। मैं किसी भैंसों के झुंड से बचने के लिए यहां छिप गया था। मुझे लगा यहां कोई नहीं है, तो जब मैंने ये टोकरी देखी तो समझा कि ये किसी की नहीं होगी। मेरा इरादा गलत नहीं था, बस गलती से इसे छू लिया। वो रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, रामू, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर जिस पर भी पड़ती है, मैं उसकी पूरी कहानी अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। रामू हैरान होकर बोला, पर आप है कौन और इतने विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक जिन्न हूं। कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान प्रवेश कर सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से पवित्र हो। अगर तुम्हारे मन में जरा भी बुराई होती तो तुम कभी इस गुफा में कदम नहीं रख पाते। तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो, इसलिए तुम यहां तक आ सके हो। और अब जब तुमने इस टोकरी को छू लिया है तो ये टोकरी अब तुम्हारी हो गई। जिन बोला। रामू घबरा गया। नहीं, नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख ही रहा था। जिन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत रामू, ये कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? रामू चकित होकर बोला, क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि एक गांव में ऐसी टोकरी थी जो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? जिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रामू, वही टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो। तुम इसका उपयोग अपनी स्थिति सुधारने में कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जो भी वस्तु तुम इसमें एक बार डालोगे वही वस्तु बार बार प्रकट होगी। तुम इसमें कोई दूसरी चीज डालने की कोशिश करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। याद रखना, लालच कभी मत करना। सिर्फ वही चीज इसमें रखना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। रामू धीरे धीरे टोकरी को उठाकर अपने घर चला आया। घर पहुंचते ही सुमन ने पूछा, अरे, ये क्या लेकर आए हो आप? और बताइए, काम की तलाश में गए थे ना? कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? रामू मुस्कुराते हुए बोला, सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। सुमन हैरान होकर बोली, जादुई टोकरी? कैसी जादुई टोकरी?
रामू ने उसे पूरी घटना सुनाई, भैंसों का झुंड, गुफा और जिन्न से हुई मुलाकात, सब कुछ। सुमन ध्यान से सुनती रही और फिर बोली, तो आपका मतलब है कि इस टोकरी में हमें वही चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ सुमन, रामू ने कहा, हमें सोच समझ कर कुछ डालना होगा। रामू कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, सुमन, याद है एक बार जब मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, तब मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी। मैंने वो लकड़ी तुम्हें दी थी, है ना? हाँ, दी थी, सुमन बोली। तो वो लकड़ी ले आओ, हम उसे इस टोकरी में डालेंगे। अगर ये सच में जादुई है तो इससे हम अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। सुमन वो चंदन की लकड़ी लाती है और टोकरी में डाल देती है। जैसे ही लकड़ी टोकरी में गिरती है, टोकरी में कई सारी चंदन की लकड़ियां भर जाती है। अरे वाह! सुमन खुशी से चिल्लाती है, ये तो सच में चमत्कार हो गया। देखो कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। इन्हें बेचकर तो हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रामू बोला, हाँ सुमन, कल सुबह मैं इन्हें बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे बच्चों की स्कूल फीस भर देंगे और बाकी पैसे संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू सेठ लालचंद के यहां काम पर नहीं गया। वो उन चंदन की लकड़ियों को लेकर बाजार निकल पड़ा। वहां उसने लकड़ियां बेच दी और क्योंकि उसने दाम बहुत कम रखे थे, इसलिए आम लोग ही नहीं, बड़े व्यापारी भी उसकी लकड़ियां खरीदने लगे। लकड़ियां बेचकर रामू के पास अच्छे खासे पैसे आ गए। घर लौटते ही वो बोला, देखो सुमन, इन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने पैसे मिले। कल तुम मोनू और चिंकी की फीस भर देना। सुमन बोली, पर अब जब आपके पास ये जादुई टोकरी है तो सेठ लालचंद के यहां काम करने की क्या जरूरत है? रामू मुस्कराया, हाँ सुमन, मैं अब सेठ लालचंद के यहां काम करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज वहां जा रहा हूं ताकि बाकी लकड़हारों को यह खुशखबरी दूं, क्योंकि वे भी बेचारे सेठ जी के लालच और अन्याय से बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों न मैं दूसरों का भी भला करूं। वे सभी बहुत ईमानदार और मेहनती लकड़हारे हैं जो दिल लगाकर काम करते हैं, लेकिन लालचंद ने कभी उन्हें उनकी मेहनत का सही मेहनताना नहीं दिया। इसीलिए मैंने ठाना है कि क्यों न मैं उन सबको अपने इस नए काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे।